भारतीय राजनीति में आज तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार से स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय लोकतंत्र में आवश्यक है, किस प्रकार से ये लोकतंत्र के अंदर न्यायपालिका को स्वतंत्र होना आवश्यक है, और किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के गठन किया गया, किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो की जाती है। अभी हम पढ़ने वाले हैं कि न्यायाधीशों के ऊपर जो महाभियोग लगता है वो किस तरीके से लगता है। महाभियोग का मतलब क्या होता है? महाभियोग का मतलब होता है किसी भी जज को हटाने की जो प्रक्रिया है वो उसे महाभियोग कहा जाता है। तो यहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं कि महाभियोग क्या है और किस अनुच्छेद के तहत किसी भी जज पर महाभियोग लगाया जा सकता है, कैसे महाभियोग उपयोग में लाया जा सकता है। चलिए पढ़ते हैं। अगर जज की बात करें, न्यायाधीशों की अगर बात करें कि उनको पद से हटाया कैसे जाता है, तो एक आम तौर पे जो नॉर्मल बातचीत है उसमें अगर हम कहें तो न्यायाधीश को पद से हटाना बहुत ही कठिन होता है, काफ़ी कठिन होता है इसको हटाना। और इसके लिए जो हटाने की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 124 के अंदर दी गई है। यानी जो भारतीय संविधान का, मूल संविधान का 124 का जो 4 सेक्शन है उसके अंदर हटाने की जो प्रक्रिया है वो दी गई है कि किस प्रकार से एक जज को हटाया जा सकता है, न्यायाधीश को जो है वो हटाया जा सकता है। अगर इनको हटाना है तो उनको केवल और केवल 2 आधार पर हम हटा सकते हैं। 2 आधार पर हटाने का मतलब क्या है? पहला आधार है यहाँ पर साबित कदाचार और दूसरा है असमर्थता के आधार पर। साबित कदाचार का मतलब क्या है कि उस पर किसी भी प्रकार का कदाचार यानी आरोप साबित हो, किसी भी प्रकार का अगर आरोप साबित होता है, पहला वो, और दूसरा है असमर्थता यानी वो योग्य नहीं है। असमर्थ का मतलब है योग्य न होना, असमर्थता साबित होने का मतलब यही होता है कि वो योग्य नहीं है। और योग्य न होने का मतलब ये है कि वो जो जज, जो न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा है, अगर राष्ट्रपति को ये लगे या किसी भी सदन को ये लगता है कि वो जो व्यक्ति बैठा है वो योग्य नहीं है, जज के काबिल नहीं है, तो उसको असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है या फिर कोई भी आरोप साबित होने पर उसको हटाया जा सकता है। तो इन 2 आधार पर अगर हम बात करें तो न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया जो कि 124(4) के अंदर दी गई है उसको फॉलो करके हम उसको हटा सकते हैं। किसी भी अगर न्यायाधीश को हम हटाते हैं, न्यायाधीश के खिलाफ अगर कोई भी महाभियोग की प्रक्रिया आती है तो आरोपों के ऊपर जो संसद है वो एक विशेष बहुमत की बहुत ज़रूरत पड़ती है, स्वीकृति जरूरी होती है। किसी भी अगर न्यायाधीश को उसके पद से हटाना है तो उसके लिए एक प्रस्ताव पारित करना पड़ता है, और प्रस्ताव जो है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। किसी भी सदन का मतलब यहाँ पर क्या है? चाहे तो वो राज्यसभा में लाया जा सकता है और चाहे तो लोकसभा के अंदर लाया जा सकता है। यानी लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कहीं पर भी प्रस्ताव लाया जा सकता है। और दोनों में से अगर कहीं पर भी प्रस्ताव आता है तो उसको पास करने के लिए भी एक बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। बहुमत क्या होना चाहिए कि जो प्रस्ताव है वो प्रत्येक सदन के द्वारा अपनी कुल संख्या, उसके अंदर जो टोटल मेंबर हैं वो, उसका बहुमत होना चाहिए। पहला रीज़न तो ये है कि टोटल संख्या का जो बहुमत है वो होना चाहिए। दूसरा, उपस्थित कितने हैं, जो उपस्थित है उसका बहुमत होना चाहिए। और तीसरा, उपस्थित में से मतदान जिन्होंने किया है उसका बहुमत होना चाहिए। यानी 3 तरीके से उसको पारित होना जरूरी है। यानी प्रत्येक सदन के अंदर अगर बात करें तो पहले टोटल संख्या जो है उसका बहुमत, फिर जो उपस्थित हैं उनका बहुमत, और उसके बाद में जो वोटिंग कर रहे हैं उनका बहुमत होना चाहिए। और बहुमत जो है वो साबित कितना होगा? जो 2/3 बहुमत है, 2/3 का मतलब है कि कोई भी सदस्य संख्या है उसका 2/3 बहुमत साबित होना बहुत ही ज़रूरी होता है, अन्यथा उसको हम पद से नहीं हटा सकते हैं। यहाँ 2/3 का मतलब होता है कि जैसे अगर टोटल संख्या मान लीजिए 400 है तो 400 का 2/3 निकालेंगे, 400 इंटू 2/3, और इस समीकरण को हल करेंगे, जो भी मान आएगा वो 2/3 माना जाएगा। और न्यायाधीश को अगर जो हटाने की प्रक्रिया है, यानी अगर किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ में, किसी भी जज के खिलाफ में अगर महाभियोग आ जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसको अपने पक्ष में या अपना पक्ष रखने का या अपना बचाव करने का जो है वो मौका नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक सभ्य देश के अंदर, सभ्य देश का जो संविधान है वो ये कहता है कि प्रत्येक पक्ष को या किसी भी जो भी आरोपित है उसको भी अपना पक्ष रखने का पूरा पूरा अधिकार होना चाहिए। तो यहाँ भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है कि पूरी प्रक्रिया के दौरान जो न्यायाधीश है, आरोपित न्यायाधीश जो है जिसके खिलाफ प्रस्ताव आया है, उसको अपने पक्ष में समर्थन और पैरवी करने का भी पूरा अधिकार होता है। यानी वो जो न्यायाधीश है, जो जज है, वो अपने पक्ष के अंदर पैरवी कर सकता है, अपना पक्ष रख सकता है, उसको पूरा पूरा मौका दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि प्रस्ताव पारित हो गया, उसको पक्ष रखने का मौका नहीं दिया है और सीधे ही उसको अपने पद से हटा दिया गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। डायरेक्टली उसको अपना पक्ष रखने का भी पूरा पूरा मौका दिया जाता है। अब यदि दोनों सदन से अगर प्रस्ताव जो है वो पारित हो गया और उसके बाद में अगर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो न्यायाधीश को उसके पद से हटना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया और फिर भी वो कह रहे हैं कि मैं नहीं हटूंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान सर्वोपरि है और न्यायपालिका जो है वो संविधान को मानती है। तो उसके खिलाफ उसके बाद में संविधान को की अवमानना करने का जो केस है वो भी फाइल हो सकता है।
तो संपूर्ण प्रक्रिया जो है वो यही है, और सिंपल प्रक्रिया यही है कि प्रस्ताव पारित हो गया, प्रस्ताव पारित होने के बाद में और प्रस्ताव पारित होने के दौरान, यानी जो भी जांच प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया के दौरान जो न्यायाधीश है वो अपना पूरे का पूरा पक्ष रख सकता है, समर्थन और पैरवी कर सकता है। और राष्ट्रपति के अगर सिग्नेचर हो जाते हैं तो उसके बाद उसको हटना ही पड़ेगा अपने पद से। उसके बाद में न्यायाधीश से आज तक किसी भी न्यायाधीश को आज तक उसके पद से नहीं हटाया गया है। हालांकि ये बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से नहीं हटाया गया है। हालांकि हटाने की जो प्रक्रिया है वो कई जजेज के खिलाफ में लाई गई है। जैसे अभी हम मामला पढ़ते हैं, पहला मामला है पीवी रामास्वामी या वी रामास्वामी का मामला जो है वो एक बहुत ही पेचीदा मामला रहा है। ये जो रामास्वामी हैं ये ऐसे फर्स्ट न्यायाधीश रहे हैं, पहले न्यायाधीश रहे हैं जिनको हटाने के लिए 1991 के अंदर लोकसभा के अंदर प्रस्ताव आया था। और रामास्वामी जो हैं वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जो जज हैं वो थे, हाई कोर्ट के जज थे, और इनको हटाने के लिए 1991 के अंदर प्रस्ताव लाया गया था। और ये पहले न्यायाधीश हैं जिनके खिलाफ में प्रस्ताव आया है। तो ध्यान में रखना है कि एक तो पहले न्यायाधीश है जिनके खिलाफ मामला आया, वो कौन से, वी रामास्वामी, और 1991 के अंदर आया है। और इसके 1 साल के बाद में इनके ऊपर आरोप क्या था, एक्चुअल में इनके ऊपर आरोप था वित्तीय अनियमितताओं का आरोप था। यानी इन जो फंड आया है उस फंड को इलीगल तरीके से यूज़ करने का फंड था, आरोप था कि जो भी गवर्नमेंट फंड आया है वित्तीय अनियमितता जो है वो इनके द्वारा की गई है, ऐसा आरोप था। और 1992 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उनके जो जजों की एक बेंच थी, वहाँ उन्होंने एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की और न्यायमूर्ति वी रामास्वामी को पंजाब व हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश यानी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जो मेन जज रहते हुए सार्वजनिक धन के निजी उद्देश्यों के इस्तेमाल करने के लिए और संवैधानिक नियमों की अवहेलना करने के कारण और पद का जानबूझकर दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया। तो इन्होंने क्या किया है कि साबित कदाचार है। ये साबित कदाचार का मतलब क्या हुआ कि इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, सार्वजनिक धन आया है उसको निजी इस्तेमाल में यूज़ किया है, यानी पब्लिक के लिए पब्लिक काम के लिए कोई धन आया उसको उन्होंने अपने घर बनाने में या कुछ और करने में इन्होंने यूज़ कर लिया उसको। तो ये सारे काम इन्होंने जज रहते हुए किए थे। तो इसके कारण इनके ऊपर साबित कदाचार का मामला लगा था। साबित कदाचार का मतलब इन्होंने जानबूझ करके गलतियां की थी, तो वो साबित कदाचार था। और हालांकि रोचक बात ये रही कि इतने कठोर आरोपों के बावजूद भी रामास्वामी पर संसद में महाभियोग सिद्ध नहीं हो सका था। ये भी बड़ी रोचक बात रही है, क्योंकि महाभियोग के प्रस्ताव के पक्ष में सदन में मौजूद और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनके 2/3 मत तो पड़ गए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सदन के मतदान में भाग नहीं लिया और प्रस्ताव जो है वो पारित नहीं हो सका था। यानी कांग्रेस पार्टी जो उन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया, बताते हैं कि वॉकआउट कर गई थी कांग्रेस पार्टी। तो ऐसी इसकी वजह से 2/3 पूर्ण बहुमत से वो प्रस्ताव जो है वो पारित नहीं हो सका था। ऐसे ही 2 अन्य मामले और आते हैं, सौमित्र सेन का मामला और पीडी दिनाकरन का मामला। दिनाकरन जो है वो सिक्किम के थे और सौमित्र सेन है वो कोलकाता के थे। हालांकि इन्होंने भी क्या किया था कि इन पर भी साबित कदाचार हुए थे, आरोपित हुए थे ये। लेकिन जो खास बात रही कि लोकसभा में प्रस्ताव जब पेश किया गया था तो उससे पहले ही इन्होंने रिजाइन दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था अपने पद से। और यही सेम मामला जो पीडी दिनाकरन का है सिक्किम के जो उच्च न्यायालय में थे, इनके साथ भी यही हुआ था कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहने के दौरान, यानी ये जब इनके खिलाफ मामला आया तब ये सिक्किम के थे, लेकिन इनके ऊपर जो आरोप सिद्ध हुए थे वो कर्नाटक हाई कोर्ट के थे। कर्नाटक हाई कोर्ट में जब ये जज रहे थे, CJS रहे थे, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट रहे थे, उस दौरान इन पर भी वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगा था। और दिनाकरन ने 2010 में राज्यसभा में महाभियोग की कार्यवाही प्रारंभ होने से पहले ही इन्होंने भी रिजाइन डाल दिया था। तो कुल मिलाकर के अगर हम कहें इन 3 मामलों को अगर पढ़ा जाए, वी रामास्वामी का मामला, सौमित्र सेन का मामला और पीडी दिनाकरन का मामला अगर हम पढ़ें, तो इससे ये समझ में आता है कि बहुमत कहीं मत पड़े हैं, लेकिन कहीं बहुमत साबित नहीं हो पाया है और कहीं किसी ने त्यागपत्र दे दिया है। तो कुल मिलाकर के यूँ कह सकते हैं कि किसी भी जज को आज तक उसके पद से हटना नहीं पड़ा है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा।